नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है न्यू अतुल्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है एमपीपीएससी, और चूंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए एमपीपीएससी का थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई ये चर्चाएं क्यों चल रही हैं, क्योंकि भाई आप देखेंगे कि भाई जो आने वाली 18 तारीख थी, 18/1/2024 को वापस से एमपीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स, मेंस, इनके सब के जो सिलेबस हैं वो चेंज कर दिए हैं। जहाँ तक आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो आपको मेन 2 बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव है कि विश्व इतिहास जो रहा उसको हटा दिया, विश्व भूगोल को हटा दिया गया है, और विश्व भूगोल के बाद जो आपकी यूनिट 10वीं होती थी, जो इसमें कमीशंस होते थे, उस कमीशंस के को हटा करके उन्होंने जनजातियां यहाँ पे रख दी हैं साथियों। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, वह वापस से पैटर्न चेंज हो गया है। हम प्रीलिम्स की भी बात करें, मेंस की भी बात करें, इसके पहले एक चीज़, एक इंडिकेशंस मैं आपको दे देता हूं कि भाई न्यू अतुल्य एकेडमी जो है वो थोड़ा सा इस बार लेट हुआ है, लेकिन अगली बार से हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगी। टाइम टू टाइम हम आपके द्वारा हम आपको बता देंगे। बाकी बात यह है कि भाई मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स में बदलाव हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सा मैं बता देता हूं पहले ही कि भाई सबसे पहली चीज़ तो रही कि भाई जो पहले प्रीलिम्स होता था आपका, तो प्रीलिम्स भी कितना होता था आपका, 200 नंबर का ही, जिसमें आपके प्रश्न कितने आते थे, 100 प्रश्न ही आते थे। वर्तमान में भी यही चीज़ है, लेकिन मेंस जो हुआ करता था आपका वो 1400 अंकों का हुआ करता था। याद रखिएगा, 1400 अंकों का। लेकिन अब जो मेंस है आपका वो हो चुका है 1500 नंबर का। कितने का? 1500 का। तो कहना सर ये 100 नंबर किस में बढ़े? तो याद रखिएगा, आपका जो पेपर 4 होता था में मुख्य परीक्षा में, जो पेपर आपका 4 हुआ करता था, उसमें माना जाता था एथिक्स थी, यानी नैतिक शास्त्र उसमें जुड़ा हुआ था। अब नैतिक शास्त्र में 2 यूनिटें कर दी हैं, एक इसमें जोड़ भी दिया है प्रबंधन। एक क्या जोड़ दिया है इसमें? प्रबंधन भी जोड़ दिया, तो एथिक्स भी आपकी 150 नंबर की हो गई और प्रबंधन भी आपका 150 नंबर का हो गया। इससे ये पेपर 300 अंकों का हो गया, जो ये पहले होता था 200 अंकों का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे 1500 नंबर हो जाते हैं। अब ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको चीजें बता देता हूं थोड़ी सी कि भाई क्या क्या और बदलाव हुए हैं, उनकी हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे हम प्रीलिम्स की बात में आज चर्चाएं करूंगा आपके लिए, तो भाई प्रीलिम्स में जो पूछा गया या चेंज किया गया वो क्या है भाई? इतिहास जो आपकी यूनिट 1 में है, देखिए ये है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले भारत के इतिहास में केवल ये बोल दिया जाता था कि हड़प्पा काल से लेकर के 11वीं शताब्दी, 11वीं से 18वीं शताब्दी और 18वीं से वर्तमान तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ता था, जिसमें आपका प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के चीजें आ जाया करती थी। लेकिन अब से इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने देखा कि भाई राम राज्य जैसे प्रारंभ हुआ है, जैसे हम बात करते हैं कि राम जी जैसे आए हैं कल 22 तारीख को, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि भाई राम जी किस तरह से आए और राम जी क्या हैं, भाई उनकी संस्कृतियां, तो हम वंशज हो गए उनके, तो उनकी संस्कृतियां तो पढ़िए आप। यानी हमारा जो भारत है वो हमारी खुद की संस्कृतियां भूलता जा रहा है। इसलिए उसने कला और आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा एक सेगमेंट इसमें रख दिया आपके लिए। यूनिट 1 में आप देखिए, इसमें क्या है? संकल्पना एवं विचार यानी इकाई 1 में प्राचीन भारत, भारतीय ज्ञान और परंपरा, भारतीय वर्ष यानी वेद हुए, उपनिषद हुए, अरण्यक हुए, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन हुए, स्मृतियां, ऋत सभा, समिति, गणतंत्र, वर्ण, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बौद्धित्व, तीर्थकर। यानी आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि यहां पे पूरा जो पोर्शन है वो किससे ले लिया? आर्ट एंड कल्चर से पूरा का पूरा आपका ये सेगमेंट ले लिया है। बाकी एज इट इज आपकी इतिहास है, यानी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाओं से मतलब यह है कि भाई कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कौन सा राजा कब आया है,
ये चीज़ें घटनाएं में आ जाती हैं। उसके बाद उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये पुस्तक किसने लिखी हुई है, जैसे आईन अकबरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इस तरह के ये आपकी व्यवस्था में आ जाते हैं, प्रशासनिक व सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, इनमें से पूछ लिया जाता है। फिर है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, यानी यहाँ पे भी एक चीज़ देखिए आपने कि यहाँ पे भी आपकी सांस्कृतिक विरासतें जोड़ दी गई हैं, यानी संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। इसमें आप कला प्रारूप देखेंगे, साहित्य, पर्व देखेंगे और उत्सव देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में जैसे आर्य समाज जब चलता था, तो आर्य समाज या फिर हम बोलें आर्यों का उदय हुआ, तो हम ये देखेंगे कोई भी त्यौहार हुआ, कोई भी उत्सव हुआ, ये कहाँ पे मनाया जाता था साथियों, तो ये एक गांव का एक चबूतरा सा होता था, यानी पूरा एक विद्यालय हुआ या कोई मंदिर हुआ, उसमें सारे के सारे लोग सब जाते थे ग्रुप में और वहाँ पे वो पर्व या उत्सव को मनाया जाता था। तो वो कौन कौन से उत्सव रहे हैं, कौन कौन से पर्व रहे हैं, कौन कौन से त्यौहार रहे हैं, यानी एक चीज़ है जैसे दयानंद सरस्वती कह के गए कि वेदों की ओर लौटो, तो यहाँ पे एमपीपीएससी आपसे कहना चाह रहा है कि भाई संस्कृति की ओर लौटो। अगला है कि भाई 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, या फिर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, या हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, या हम बात करें कि भाई रामकृष्ण की, तो भाई ये क्या है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। तो इन्होंने कौन कौन से सुधार भारत में किए हैं उसकी बात यहाँ पे। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी स्वतंत्रता संघर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका किसान आंदोलन भी आ जाता है। किसान आंदोलन के बाद में आप देखेंगे श्रमिक आंदोलन भी आ जाता है। श्रमिक आंदोलन के बाद आप देखेंगे तो जनजातीय आंदोलन भी आ जाते हैं। तो ये सारे आंदोलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाद में है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। एकीकरण और पुनर्गठन से आप देखेंगे कि 1953 में जो गठित हुई थी फजल अली समिति, उसके आधार पे जो भारत के भाषाई आधार पे हम बोलेंगे कि भाषाई आधार पे जो स्टेट्स बटे थे या राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उनकी ये बात करता है, एकीकरण की बात करता है। और आप देखेंगे कि फजल अली कमीशन ने भी एक बात को ठुकरा दिया था कि एक राज्य और एक भाषा वाली बात को उसने ठकराया है। उसने कहा कि अगर हो गया, एक भाषा और एक राज्य की अवधारणा ला दी गई, तो यहाँ पे एक चीज़ साबित हो सकती है कि एक राज्य में अगर कोई तमिल बोलने वाला अगर हिंदी राज्य में आएगा तो उसे रहने नहीं दिया जाएगा, यानी यहाँ पे भारत की एकता भंग हो सकती है। इसलिए उस सिद्धांत को ठुकराया, लेकिन भारत के जो राज्यों का विभाजन हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो भाषाई आधार पे हुआ। इसके पहले भी कुछ समितियां बनी, तो आप ये इतिहास में ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया, आपका आर्ट एंड कल्चर जोड़ दिया है केवल, और एक पॉइंट यहाँ पे विरासत को जोड़ दिया गया। इतना सा इसमें डिफरेंस है। अब आगे की चर्चा हम करें, जब हम आगे की चर्चा करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं भारत मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य की, जो आपको बताएंगे आकाश सर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और इसमें इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि एमपीजीके की हम बात करें तो एमपीजीके जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें कम से कम साथियों पिछले जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ उसके पहले 30 से 35 नंबर का जो है एमपीजीके आता था। अब यहाँ पर समझना दोस्तों कि यूनिट जो 2 है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य के बारे में दिया गया है, जो कि पहले भी वही था और अभी भी वही है। केवल और केवल क्या है कि जो आयोग है वो 10वीं यूनिट में उसमें कुछ चेंज किया गया है, बाकी पूरा की पूरा आपको यहां पर सेम मिलेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास की हम बात करेंगे यहां पर ये, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये भी आपको पूरा की पूरा जो पिछली बार दिया था वही की वही दिया हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति की हम बात करें दोस्तों तो क्या है कि जैसे बेगा, भारिया, सहरिया,
कोल हुआ, पनिका, भील जनजाति है, कोल जनजाति है, पारद जनजाति, इनके बारे में साथियों क्या है कि डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हर बार एग्जाम यहीं से क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार की हम बात करें दोस्तों तो यहां से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह कि मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि भाई समारोह होते हैं, समाधियां होती है, मेले होते, मंदिर होते, वहां से बहुत बार प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां और मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर के बारे में स्थल के जैसे खजुराहो की बात करें हम, भीमबेटका की बात करें हम यहाँ पर साथियों, है ना, खजुराहो हुआ, भीमबेटका हुआ, सांची स्तूप हुआ, इनके बारे में, इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया और कब नहीं, इनका महत्व क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जैसे हम बात करेंगे बिरसा मुंडा हुआ, टांटिया भील हुआ साथियों, इनके बारे में जो है बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। आगे समझते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर साथियों कि भारत का भूगोल ये आपको मैं बता देता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर, ये भारत का भूगोल जो है उसमें भी जो पहले था सिलेबस वही की वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये कि पर्वतों की बात करें जैसे काराकोरम, ठीक। अब यहां पर देखो दोस्तों, ये जो यहां पर है समझना यहां पर ये कि पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां, झील, जैसे बात करेगा आपके काराकोरम पर्वत कहां पर है, काराकोरम पर्वत की चोटी का नाम क्या है, केटू गॉडविन ऑस्टिन कहां पर, इसकी ऊंचाई कितनी है। उसके बाद में पहाड़ियों की बात करेगा तो सेवराय पहाड़ी, पलनी पहाड़ी, जवाबी पहाड़ी की बात करेगा। नदियों के बारे में सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, है ना, इसके बारे में, ताप्ती के बारे में बहुत बार सवाल दोस्तों यहां से बन चुके हैं। जलवायु मतलब क्लाइमेट की बात कर रहा है यहां पर ये, अल नीलो, ला नीलो, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलधारा, परिवर्तन, परिणाम, मतलब ये अल नीलो क्या होता है ना, इसके बारे में दोस्तों यहां पर दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन, मिनरल की बात, वन, फॉरेस्ट, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, प्रमुख खाद्यान्न सुरक्षा, हरित क्रांति जैसे सवाल। हरित क्रांति से आपने देखा होगा कि हरित क्रांति जो है भारत में 1967 के तहत आई गई थी और इसके प्रमुख जो है MS स्वामीनाथन है साथियों। इसके बाद में यहां पर देखिएगा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात कर रहा है, वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, इनके बारे में आपको यहां पर समझना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद में यहां पर हम यहां पर देखो मध्य प्रदेश का भूगोल सबसे खास जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। वन दोस्तों हमेशा जो पुराना दिया था वही की वही आपका, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार के बारे में। जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियां, जैसे मिट्टियां जो है वो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की होती है, जैसे आपने सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है साथियों, लेटेराइट मिट्टी है ना, मिश्रित मृदा है, ये 5 प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी। प्रमुख फसलें में आपसे पूछेगा रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, जायद की फसल कौन सी है, कब बोते हैं इसको, कौन सी फसल रबी की है, खरीफ की, बहुत बार यहां से सवाल दोस्तों बन चुका है। जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा के बारे में आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। जैसे नवीनीकरण की बात करें तो पवन ऊर्जा हो गया आपका, सौर ऊर्जा हो गया, साथ ही यहां पर ये ज्वार भाटा ऊर्जा हो गया, है ना। उसके बाद में यहां समझना मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग भी भैया वनों के आधार पर मिलेंगे आपको, खनिज के आधार पर मिलेंगे आपको साथियों, है ना। फिर देखिएगा जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, मतलब जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उनके बारे में, जनगणना जो 2011 की जनगणना उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक, दोस्तों ये जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो आपको शुभम सर बताएंगे, अच्छे से लीजिएगा सर। साथियों जैसा कि सर ने बताया कि एमपी का वेटेज जो है वो पहले 30 से 35 नंबर का था, तो 5 यूनिटें आपकी विशेषता है एमपी से आ रही है, तो लगभग 50
नंबर के आसपास आपका हो सकता है, यानी 45 नंबर तो आप मान के चलिए कि 45 नंबर का आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश। इसके आगे की मैं चर्चा करूं तो इसके आगे भाई भारत एवं मध्य प्रदेश की सांवैधानिक व्यवस्था की बात करता है। अब भाई एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारत का संविधान है, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं किसके, भारत की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि भारत का संविधान तो वो एक ही है, यानी भारत का संविधान में कोई बदलाव नहीं है, वही है, वही संविधान पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़े से राज्यों को महत्व देनी होगी। अब क्या सर मध्य प्रदेश के लिए अलग से कोई संविधान बना है, तो मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए भी भारत का ही संविधान है, उसमें जो सभी राज्यों को विशेषताएं दी गई हैं वही मध्य प्रदेश की विशेषताएं हैं। इसलिए आप विशेषकर मध्य प्रदेश के इतिहास की बात ना करके हम सीधे बात करेंगे भारत के इतिहास की। तो भाई आपकी संविधान सभा यहाँ पे पूछिए, संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति संसद के बारे में पूछता है। जैसे आपकी संविधान सभा कैसे बनना स्टार्ट हुई, संविधान सभा की विशेषताएं क्या है, मांग किसने रखी सबसे पहले संविधान सभा की, भाई संविधान सभा में का जो गठन है वो किस अधिनियम के माध्यम से हुआ, कौन सा मिशन आया, जैसे क्रिप्स मिशन है, माउंटबेटन प्लान है, तो ये जो प्लान आए हैं इनके माध्यम से ही तो ना आपका संविधान सभा बनी। फिर संघीय कार्यपालिका की बात करता है, जैसे हमारा अनुच्छेद 52 से ही ये चालू हो जाता है 151 तक, तो यहाँ तक आपको संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व संसद पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भाई इसी में आ जाएगा, इसी के अंडर में वो। फिर है संवैधानिक संशोधन, इसकी बात है कि भाई अमेंडमेंट कितने हुए हैं। अब नागरिकों के, यानी यहाँ पे आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनकी बात कर दी इसने, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर दी। अब एक चीज़ जो आपको समझने योग्य है कि आपकी पहले एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 थी, इसमें आपके आते थे आयोग, इसमें क्या पूछे जाते थे, आयोग। अब आयोग को इसने हटा दिया है, आयोग को हटा करके किस में रख दिया है, यूनिट 5 में रख दिया है। देखिए छोटी सी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रादेशिक सांवैधानिक या सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, यानी पहले जो 10 नंबर के आसपास पूछी जाती थी, अब वो 10 नंबर के आसपास ना पूछकर हो सकता है 2 या 3 नंबर में आपके आयोग आए, लेकिन आयोग हटाए नहीं गए हैं, केवल उनका स्थान चेंज किया गया है। जो यूनिट 10 में था वो यूनिट 10 में आयोग का पूरा श्रेणी हटा करके उसे यूनिट 5 में वो रख दिया है, और यूनिट 10 में आपको बता दिया जाएगा जनजातियां। यूनिट 10 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा भाई, जनजातियों से आपका संबंधित कार्य होगा यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज है इसमें मध्य प्रदेश की सांवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, यानी ये वही बात आ गई आपका अनुच्छेद 151 से लेकर के, यानी 152 से, माफ कीजिएगा, 152 से लेकर के आगे तक जब तक ये चल रहा है तो उसकी बात है संवैधानिक व्यवस्था में, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तो पहले बात हो गई। फिर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी यहाँ पे पंचायती राज पहले भी था, अभी भी है। मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था, ये पहले से था, अभी भी है। अब अगली जो चीज आती है साथियों वो है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भाई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से क्या समझें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। आप देखेंगे कुछ समय पहले जो मध्य प्रदेश की स्थिति हुआ करती थी वो मध्य प्रदेश की स्थिति गरीबों या बीमारू राज्य की श्रेणी में आती थी। तो ऐसे में तो भाई अब वर्तमान में क्या आप मध्य प्रदेश की स्थिति बन गई है उसके बारे में। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इनके विकास की बात है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, यानी सतत विकास क्या है, जो निरंतर विकास चलता रहता है, जो टिकाऊ विकास है, उसके बारे में बात की हुई है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास पहले से था, अभी भी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अब ये एक चीज जोड़ दी, एक जिला एक उत्पाद। जैसे हम बात करें कि भाई आलू किसके लिए फेमस, तो देवास और इंदौर के लिए फेमस आलू। या फिर हम बोलें कि भाई
लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस, तो वो सीहोर के फेमस। तो इस तरह के वो एक जिला एक उत्पाद की बात है। फिर मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR की प्रगति कैसे है भाई। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाता है कि भाई किस किस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। फिर है भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये भारत की अर्थव्यवस्था है, यानी देखिए कृषि यहाँ पे भी है, उद्योग क्या है, सेवा क्या है। अब जैसे आपसे पूछे कि भाई ये पूछ लिया जाए कि भाई अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर क्या है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगली है वित्तीय संस्थाएं, जैसे रिजर्व बैंक की बात आता है, RBI की। फिर वाणिज्यिक बैंकों की बात, सेबी की, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात है। फिर भारत की विदेशिक व्यापार की नीतियां एवं G20 शार्क यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी आप देखिए ये 3 पॉइंट आपके 5 नंबर के, और ये जो 4-5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट जो हैं ये भी आपके 5 नंबर के। तो ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया अर्थव्यवस्था को। अगर अगली बात करें बेटा तो आता है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इसमें आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा जो हमारा पहले था, यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। अब शाखाओं का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन तीनों की जो शाखाएं होती हैं उनका आपको अनुमान होना चाहिए कि भाई। फिर है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियों के बारे में है। फिर है उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। फिर है मानव शरीर संरचना, बायो से है। अब मानव शरीर संरचना में आपका श्वसन सिस्टम हो गया, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मानव शरीर की संरचना में आ जाता है बेटा। फिर पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, अनुवांशिकी रोग, स्किल, एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान कार्यक्रम। तो ये पहले जैसा ही था वैसा ही है, बस इसमें क्या जोड़ दिया, पर्यावरण भी जोड़ दिया जो पहले से भी था। अगर अगली बात हम करें तो भाई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिकी घटना की बात कर लेंगे। तो भाई ये आपका पूरा का पूरा क्या है, करंट अफेयर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे पहले आपका लिखा हुआ था स्पोर्ट्स, पहले क्या लिखा हुआ होता था, स्पोर्ट्स। इस स्पोर्ट्स को आपका हटा दिया गया है, स्पोर्ट्स को पूर्णतः यहाँ पे खत्म कर दिया है। लेकिन इसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यानी राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिकी, यानी इंटरनेशनल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर मध्य प्रदेश के लेवल की ये कहानी है। फिर आता है आपका जैसे कंप्यूटर, यानी यूनिट 9 में आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान हो, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रचार, संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं चेंज हुआ इसमें कुछ भी, ये पहले जैसी है। लेकिन यूनिट 10 में आपके बदलाव हैं, और यूनिट 10 में जो बदलाव हैं उनके बारे में जो आकाश सर हैं वो बहुत अच्छे से बात आपके लिए करेंगे। तो यूनिट 10 में आप देखिएगा जनजातियों के बारे में बात है जो आकाश सर और डिटेल में आपको बता पाएंगे। जैसे कि साथियों यूनिट जो 10 है उसमें विशेष तौर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में दिया हुआ है। तो जनजाति में सबसे पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि जनजाति क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में 5 जनजाति क्षेत्र हैं आपके साथियों, और मध्य प्रदेश में और भारत की जो है सबसे पिछड़ी जनजाति है बेगा, भारिया, सहरिया। इन 3 जनजातियों से विशेष प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी जनजाति है साथियों। और जनजाति में सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, बेगा, भारिया, सहरिया, कोरकू जनजाति हुआ। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर आओगे तो आपको कोल जनजाति है, पनिका जनजाति है, आपको ये मुंडा जनजाति आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर समझिएगा मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार, मतलब जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कौन कौन जिले जैसे अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी के क्षेत्रों में भील जनजाति मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में आपको सहरिया जनजाति मिलेगी। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, बैतूल क्षेत्र में आपको जो है और सहरिया जैसे कि जनजाति दोस्तों कोरकू जनजाति मिलेगी आपको यहाँ पर। यहाँ पर समझिएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 जनजातियाँ बहुत ज़्यादा
अति पिछड़ी जनजाति जैसे बेगा, भारिया, सहरिया के बारे में। एवं नई जनजाति भाई साहब घुमंत जनजाति, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। जैसे साथियों क्या है कि भील जनजाति में एक त्योहार भगोरिया बहुत ज़्यादा खास भगोरिया है। भगोरिया 3 प्रकार का होता है, गुलालिया, उजाड़िया, गोल गदेड़ो। आपने बहुत बार सुना होगा कि पान खिलाने से जो है एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है करके सुना होगा आपने। यहाँ पर बहुत सारी चर्चा उसमें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय। जैसे जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको मिलेगा साथियों, है ना। तो संग्रहालय मतलब कि जनजातियों से संबंधित जो चीजें हैं उनको वहां पर रखा जाता है, एक प्रकार से म्यूजियम कह सकते हो आप यहाँ पर ये। फिर मध्य प्रदेश के की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यह भी दोस्तों पढ़ना पड़ेगा अपन को यहाँ पर ये। तो यह 10 यूनिट जो है हमने यहाँ पर आपको साथी बताइए। आगे शुभम सर बात करेंगे इस बारे में। देखिए साथियों, जैसा कि न्यू अतुल्य एकेडमी आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर इतने में सस्ते में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी कक्षाएं हैं वो केवल 499 में आपको उपलब्ध की जाएंगी। यहाँ से हम लोग कुछ नहीं निकाल पा रहे। यानी आप अगर कोर्स परचेज भी करेंगे तो आपको भी पता है कि फैकल्टियाँ कितनी लेती हैं, बिजली बिल कितना लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल डिमांड इतनी है हमारे टीचरों को उपलब्ध हो जाए एक धनराशि। इसीलिए जो टीचर आपको पढ़ाने आते हैं, यानी 8-10 हमारी फैकल्टीज़ हैं जिनको भी हमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल ये मान के चलिए बिल्कुल मुफ्त है। नए पैटर्न के आधार पर आपसे केवल 499 में, यानी लगभग आप ये मान के चलिए 500 रुपये में आपको MPPSC का प्रीलिम्स का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्ड क्लास भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो साथियों हमसे जुड़िए। ये आपका MPPSC का जो पेपर रहा है प्रीलिम्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेंस में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों।